गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल लिया है दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू एंड इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स के बारे में। और इसको लिखने वाले हैं मिस्टर कृष्णन श्रीनिवासन, जो कि एक रिटायर्ड हाई कमिश्नर रहे हैं बांग्लादेश में और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में। तो इन एडिटोरियल में क्या लिखा है डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी आपके जीएस पेपर 2 के अंदर एक स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है मेंस के अंदर कि इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में रिलेशनशिप जो है आपको एग्जाम के लिए करना है। स्पेसिफिकली मेंशन आपके सिलेबस में अगर आप जाके देखो रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, तो आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही बढ़िया आंसर यहां पे तैयार हो जाता है। वैसे भी बहुत इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश इंडिया का, तो और हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी चीज़ें होती हैं इंडिया में फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं बांग्लादेश के इन एंड अराउंड हम लोग घूमते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहना है इनका। इन्होंने जो शुरुआत की है अपने एडिटोरियल से वो एक केजरीवाल के कमेंट से की है। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले केजरीवाल ने एक कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगापुर वेरिएंट, जो वायरस का एक नया वेरिएंट आया है सिंगापुर वेरिएंट, एंड दैट वेरिएंट इज अटैकिंग द चिल्ड्रन, सो दैट इज वाई इंडिया शुड कैंसल इट्स फ्लाइट्स विद द सिंगापुर। ठीक है, लेकिन सिंगापुर ने कहा कि देखिए हमारे यहां पे इस तरह का कोई भी वेरिएंट नहीं है, WTO इवन डिड नॉट रिकॉग्नाइज सच वेरिएंट ऑफ द सिंगापुर ओरिजिन। ठीक है, तो सिंगापुर के अंदर एक एक्ट होता है जिसे कहा जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट, जो फेक न्यूज को अटैक करता है। तो सिंगापुर ने उस एक्ट के अंडर में यह कहा कि इंडिया के जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली से, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको बहुत ही क्रिटिसाइज किया। सिर्फ उन्होंने ही क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी जो हैं, इन्होंने भी कहा कि ये जो केजरीवाल का जो बयान है ये बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है और एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इट कैन डेट्रीमेंट इंडियाज रिलेशनशिप विद द सिंगापुर। तो सिंगापुर से बहुत हार्श रिएक्शन आया था। ठीक है, केजरीवाल के स्टेटमेंट को लेके कि रिलेशनशिप सिंगापुर के साथ खराब हो सकते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया हम लोगों ने सिंगापुर के साथ अप्लाई किया है वही क्राइटेरिया हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ अप्लाई नहीं किया है। अभी आपको पता होगा जब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे क्या कह रही थी, सबके सब जो है वो, सबके सब नहीं, इस एडिटोरियल में जो स्पेशली जो टारगेट किया गया है वो बीजेपी को टारगेट किया गया। देखिए वैसे भी बीजेपी वाले इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द बांग्लादेश। वहां पे इंडिया के होम मिनिस्टर जी ने, अमित शाह जी ने वहां पे बहुत बड़े बड़े बयान दिए बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। उन्होंने कहा कि ये तो कीड़े हैं, जब हम लोग पावर में आएंगे इनको बाहर भगा देंगे, यहां से इनको जेल में बंद कर देंगे, किसी भी बांग्लादेशी को इंडिया में नहीं छोड़ेंगे, है ना। बहुत बुरी बुरी चीजें उन्होंने, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गरीबी है, वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, इस तरह के बयान जब इंडिया के होम मिनिस्टर ने दिए वहां पे वेस्ट बंगाल में, तब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई। सिंगापुर के लिए एक चीफ मिनिस्टर ने हल्की सी स्टेटमेंट दे दी तो पूरी की पूरी सरकार उनके अगेंस्ट में बयान देने लगी, उनको इररिस्पॉन्सिबल बोला, कुछ भी बोला। हालांकि इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं था, पता नहीं केजरीवाल को रात को सपना आया होगा, अगले दिन उन्होंने ऐसा बोल दिया। दैट्स अ सेपरेट केस, उनको नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि ये फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है। बट यही सेम रिएक्शन जो है आना चाहिए था। अब किसी ने भी बयान नहीं दिया होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में जब इस तरह से रैलीज में बोल रहे थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सिंगापुर और बांग्लादेश के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ऐसा क्यों है? मतलब क्या सिर्फ बांग्लादेश एक गरीब कंट्री है तो उसको कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? जबकि बांग्लादेश के साथ इंडिया की रिलेशनशिप बहुत ही क्रूशियल हैं। इंडिया के जो इंटरनल पीस है और जो एक्सटर्नल जो रिलेशनशिप अपने नेबरहुड के साथ, वो बांग्लादेश के साथ बहुत डिपेंड करते हैं। वैसे भी बांग्लादेश तो पता है इंडिया का ही पार्ट था, तो कल्चरली, इकोनॉमिकली, है ना, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं बांग्लादेश के। तो जब सिंगापुर के अगेंस्ट में इस तरह के बयान आए थे तो सरकार ऐसा सोचना चाहिए कि बड़े बड़े नेताओं को बांग्लादेश के भी अगेंस्ट में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। दैट इज द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस एडिटोरियल, राइट। चलिए, बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश, ठीक है, जो ग्रीन कलर में है दिस इज बांग्लादेश, दिस इज भूटान, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं भूटान के साथ इंडिया के। दिस इज नेपाल, मोर और लेस बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे काला पानी वाला इशू हुआ था, क्योंकि चाइना इज नेपाल में जो मिस्टर ओली हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत शानदार एडिटोरियल कर चुके हैं इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप्स के बारे में। नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मैं डाल दूंगा, देखना, बहुत ही शानदार, आपको समझ में आ जाएगा नेपाल के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो नेपाल को लेके इंडिया का, चलिए वो अलग से रिलेशनशिप है, भूटान को लेके बहुत शानदार रिलेशनशिप है। इधर से आ गया बांग्लादेश, और बीच में छोटी सी जगह ये देख रहे हो ना, ये हार्डली 23-24 किलोमीटर का एरिया है ये, हार्डली
इसे कहा जाता है चिकन नेक एरिया और इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब यहां पे देखिए ये है पूरा नॉर्थ ईस्ट, इधर से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ज्वाइंट करने वाली, कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा कॉरिडोर है, हार्डली 23-24 किलोमीटर। अगर ये इंडिया से कट गया, सपोज अगर ये इंडिया से कट गया, कोई वॉर वाली सिचुएशन हो गई, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरा कनेक्शन ही चला जाएगा, है ना। अब बांग्लादेश से अब ये डायरेक्टली जा नहीं सकते, तो ये बहुत ही क्रूशियल जो है चिकन नेक कॉरिडोर है। और चिकन नेक कॉरिडोर की जो सिक्योरिटी है वो तब तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब तक बांग्लादेश के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जो बांग्लादेश और, ठीक है, आप यहां देखिए, ये इधर से भूटान है और ये जो देख रहे हो ना आप, ये छोटी सी एक जगह देख रहे हो, ये है चुम्बी वैली, ये है चुम्बी वैली। और ये भैया तिब्बत है इधर, पता है, ये चाइना इधर बैठा हुआ है, चाइना इधर पूरा जम के बैठा हुआ है ये चुम्बी वैली के अंदर में। और इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हार्डली 130-140 किलोमीटर है यहाँ से। अगर वॉर वाली सिचुएशन हो गई और इन्होंने इधर से 2-4 इधर रॉकेट छोड़ दिए तो नॉर्थ ईस्ट तो इंडिया से पूरा ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलीगुड़ी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश का साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सेस टू सी। देखिए यहाँ पे जो है ये बे ऑफ बंगाल है ना, ये इंडिया का जो है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, सारे के सारे स्टेट्स दे आर ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड, ऑलमोस्ट क्या, दे आर लैंड लॉक्ड। लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को जो है वो सी के साथ एक्सेस मिल सकती है ना। यहां से कोई रोड वगैरह के थ्रू, है ना, कोई टनल कनाल वगैरह के थ्रू अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर सी से कनेक्शन मिल जाएगा तो देखिए हम लोग इजीली कलकत्ता से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, शॉर्टकट से जा सकते हैं। इनके साथ हमारा ट्रेड भी बढ़ सकता है, इनकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो सकती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो सकता है ना। तो सी की एक्सेस के लिए भी बांग्लादेश बहुत ज्यादा क्रूशियल है इंडिया के लिए। ऊपर से रिफ्यूजी क्राइसिस तो आपको पता ही है ना, बहुत सारे जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था 1947-48 में, उस टाइम पे भी मिलियंस ऑफ हिंदूज वो बांग्लादेश से भाग के जो है इंडिया के अंदर आ गए थे। उसके बाद 1971 में जब वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान, जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस टाइम पे भी बहुत सारे जो है रिफ्यूजीज दे फ्लैड फ्रॉम बांग्लादेश एंड दे सेटल्ड इन इंडिया, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा वगैरह में, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे। ठीक है, तो उनको लेके भी यहाँ पे इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जगह हो सकती है। कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ऐसा बताते हैं कि कम से कम 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी इस टाइम पे इंडिया के अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। ठीक है, उनमें से काफ़ी सारे इलीगल भी हैं और कुछ जो है 1971 के बाद में आए थे। तो बांग्लादेश के देखिए हमारे साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। वैसे भी हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप हमारे वैसे भी अच्छे होने चाहिए, है ना। पड़ोसी का घर में अगर शांति रहेगी तो आपके घर में अल्टीमेटली शांति रहेगी। अगर पड़ोसी के घर में ची ची झै झै और लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे तो आप भी शांति से नहीं सो पाओगे। सीधी सी बात तो ये है ना। यही सेम फिलोसफी पाकिस्तान के साथ भी अप्लाई होती है। पाकिस्तान में अगर शांति रहेगी तो इंडिया भी शांति से, चैन से जी सकता है। J&K के लोग भी शांति से जी सकते हैं, राइट। चलिए, तो इसलिए इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में भी पीस रहे, बांग्लादेश में भी पीस रहे, पड़ोसियों में भैया शांति रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से ना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वैसा बोलते हैं कि अरे पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दो, बांग्लादेश के ऊपर ये कर दो, वो कर दो। भैया ये सब नहीं होता है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक, है ना, दिस इज नॉट रियलिस्टिक। और ये सरकार को भी पता है दिस इज नॉट रियलिस्टिक, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बुरा सोचोगे तो आपके साथ खुद ही बुरा होता है। तो कोशिश करिए, बीइंग अ बिग ब्रदर, है ना, आप यहाँ पे शांति लेके आइए, आपके छोटे भाई हैं वो। ठीक है, चलिए, तो रिलेशनशिप विद नेबर्स मतलब बांग्लादेश के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे। एक एनक्लेव वाला इशू इंडिया के साथ जो है उनका था, जब इंडिया जो है सेपरेट हुआ था बांग्लादेश के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखियो ये जो नज़र आ रहा है ना आपका, ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है की बाउंड्री है। इसके बीच में जो ये आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहे हैं ना, ये इंडिया है। इंडिया छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी एरियाज हैं, ये इंडिया है। लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, बांग्लादेश है। ये जो ग्रीन कलर का आपको ये देखिए नज़र आ रहा है ना, ये इंडिया है। ये जो, इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको तसल्ली से करके मैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है, ये बांग्लादेश है। इसके चारों तरफ इंडिया है। इसे कहा जाता है एनक्लेव। मतलब देखो, ये इंडिया, इसके चारों तरफ बांग्लादेश, इस बांग्लादेश के चारों तरफ फिर से इंडिया। छोटे छोटे गांव हैं। उस गांव के, जैसे मान लो कोई गांव है, ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन उस गांव के चारों तरफ बांग्लादेश है, उसके चारों तरफ जो है इंडिया है।
तो ये इसको कहा जाता है एनक्लेव। बहुत सारे एनक्लेव जो हैं वो इंडिया वाले बांग्लादेश में थे, बहुत सारे बांग्लादेश वाले इंडिया के साथ थे। तो ये एनक्लेव वाला इशू बहुत ज़्यादा जो है बहुत सालों से चल रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं ना बेचारे, उनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ना तो वो बांग्लादेश, क्योंकि वो बांग्लादेश की लैंड में तो हैं लेकिन इंडिया का पार्ट है, तो इंडियन सरकार वहाँ पे सुविधाएं दे नहीं पाती, ना उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलता, ना उनको एजुकेशन मिलता। ऐसा ही बांग्लादेश वालों के साथ भी हो रहा था जो इंडिया के अंदर थे, है ना, क्योंकि वो अलग अलग कंट्री का पार्ट है, वहाँ पे अलग अलग रूल्स उसी कंट्री के जो है वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ के लोगों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन इसको भैया 2015 में रिजोल्व कर दिया गया। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले इस इशू को रिजोल्व किया बांग्लादेश के साथ। लगभग मेरे ख्याल से 111 के लगभग जो बांग्लादेशी एनक्लेव हैं उनको वापस कर दिए गए थे, और 52 के लगभग जो एनक्लेव हैं जो बांग्लादेश के अंदर इंडिया गए थे वो इंडिया को वापस मिल गए थे। हालांकि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड हम लोगों ने बांग्लादेश को दी है, लेकिन उन लोगों का भी तो सोचना चाहिए ना, जो इतने साल से वहां पे बहुत ना उनका एजुकेशन है, उनके पास बिजली है, ना खाने को दाना है, बेचारे बहुत गरीब हैं, है ना। तो ये रिजोल्व इंडिया के साथ ही जो इशू था वो हो गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है वो है वाटर शेयरिंग को लेके। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 54 रिवर्स क्रॉस करती हैं छोटी मोटी, जिसमें कुछ बड़ी रिवर्स भी हैं, जैसे गंगा ही हो गई सबसे बड़ी रिवर तो, है ना, उधर से तीस्ता रिवर हो गई, और भी बहुत सारी, ब्रह्मपुत्रा हो गई। ये इंटरस्टेट रिवर्स हैं, लगभग 54 के अराउंड जो है। अब सिंपल सी बात है, पड़ोसी जब शेयर करते हैं ना, वो होता है ना अपने आसपास में शहरों में, गाँव में, जब एक कॉमन दीवार होती है दो पड़ोसियों के बीच में एक घर की, तो दोनों लोग उस दीवार के लिए झगड़ते हैं, है ना, ये मेरी है, ये मेरी है। तो ऐसा ही है भैया रिवर्स वाला भी, वाटर शेयरिंग वाला इशू बहुत ज्यादा क्रूशियल है इंडिया के लिए। फरक्का बैराज और तीस्ता रिवर ये सबसे बड़ा इशू है। देखिए गंगा को लेके ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं है, आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो है इधर से ये गंगा आ रही है, ये इधर से आ रही है गंगा, और ये पे है कलकत्ता, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहां पे एक बैराज बना दिया जिसे कहा जाता है फरक्का बैराज। इस फरक्का बैराज से कुछ पानी तो चला गया ये बांग्लादेश के अंदर, आप देख सकते हो, और कुछ पानी को हम लोगों ने इधर डाइवर्ट कर दिया हुगली रिवर में, हुगली भागीरथी सिस्टम। क्योंकि कलकत्ता जो पोर्ट है इसका वाटर लेवल जो है नीचे जा रहा था, इसमें वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने फरक्का बैराज से वाटर यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। अब जब वाटर यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया तो डेफिनेटली जो गंगा बांग्लादेश के अंदर जा रही थी, जहां पे इसको पद्मा कहा जाता है, उसके अंदर वाटर का लेवल कम हो गया, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरे डायग्राम में, ये देखिए फरक्का बैराज है इधर बना हुआ है, और एक ब्रांच इधर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, पद्मा, है ना, विच इज गंगा एंड इट इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश। उधर से जो है ब्रह्मपुत्रा आती है, ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं, दैट कंबाइंड स्ट्रीम इज कॉल्ड मेघना, ठीक है। तो देखिए हमने पानी जो है इधर हुगली में डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि कलकत्ता पोर्ट यहां पे पड़ता है। अब फरक्का बैराज को लेके जो है वो इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में इशू चलता है। बांग्लादेश कहता है कि आप देखिए, हमने ये 1975 में बनाया था, मतलब ये इशू काफी पुराना है, क्योंकि बांग्लादेश की भी जो एक इकोनॉमी है बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो पानी तो उनको भी चाहिए, है ना। तो इसलिए वो इसको हमारे यहाँ पे हमारे बीच में इशू चल रहा है। अभी ये सोल्व हुआ नहीं है, लेट्स सी क्या होगा, ठीक है। एक दूसरा इशू है वो है हमारा तीस्ता रिवर को लेके। तीस्ता रिवर भी जो है दोनों स्टेट जो कंट्रीज हैं दोनों में कंबाइंड है। देखिए यहाँ पे ये है सिक्किम, और यहीं से वो प्रोड्यूस होती है तीस्ता रिवर, और उसके बाद वो साउदर्न टर्न लेती है, और फिर वो बांग्लादेश में यहाँ पे एंट्री करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा इधर जो सिलीगुड़ी है, ठीक है, और ये बांग्लादेश है। अब ये नदर्न जो बांग्लादेश है, यहाँ पे दिस लैंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे लोग जो है राइस वगैरह ग्रो करते हैं, तो राइस तो आपको पता ही, वैसे भी बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इनको भी पानी चाहिए। ऊपर से जो इंडिया वाले हैं भैया, इनको भी एग्रीकल्चर और पीने वगैरह के लिए पानी, इंडस्ट्री वगैरह जो भी है, वाटर तो सभी को चाहिए, है ना। तो तीस्ता वाटर की शेयरिंग को लेके भी इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू है, बिकॉज बांग्लादेश वो इंडिया के ऊपर ब्लेम करता है कि इंडिया जो है तीस्ता का ज़्यादा पानी रोकता है। हालांकि तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, लोगों को लगता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बट ऐसा नहीं है। अर्लियर दिस वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लेकिन बाद में इसने अपना कोर्स चेंज कर दिया। एक अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, उसके बाद इसने अपना कोर्स चेंज कर दिया, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो तीस्ता रिवर को लेके भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इशू है। हालांकि इन दोनों ने एक ग्रुप भी बनाया था वाटर शेयरिंग जो है, लेकिन प्रॉब्लम वही हो गई, उसने कोई सॉल्यूशन दिया नहीं है सच। उसने जो वर्डिक्ट दिया था वो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे इशू इसलिए भी आ जाता है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल क्योंकि जो वाटर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, और वेस्ट बंगाल
जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक नहीं चाहता कि वो ज़्यादा पानी शेयर करे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी पानी चाहिए, बांग्लादेश के अंदर भी पानी चाहिए। बांग्लादेश के तो भैया 60 to 70% जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन पे बेस्ड का है, वो तीस्ता रिवर के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनके लिए बेचारों के लिए बहुत क्रूशियल है। जब हाई सीजन होता है तो उसके अंदर ड्रोट आ जाता है, जब लो सीजन होता है तो उसके अंदर फ्लड आ जाता है, और वो सारे का सारा ब्लेम इंडिया को करता है। ऐसा लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में इसका कोई अभी सोल्यूशन होने वाला है, लेकिन जब आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो तो बांग्लादेश ने चाइना के साथ $1 बिलियन का एक अग्रीमेंट किया है, मतलब डील फाइनल होने वाली है। ये क्या करने वाले हैं, ये भी जो है तीस्ता के ऊपर एक डैम बनाएंगे, तीस्ता के ऊपर एक डैम बनाएंगे। तो चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ रही है। जब भैया आप सोल्यूशन नहीं करोगे तो हम तो किसी और के पास जाएंगे ही, है ना। दैट सिचुएशन इज देयर। ओके, चलिए दूसरा माइग्रेंट वाला इशू तो बांग्लादेश के साथ हमारा है ही। अभी आपने देखा होगा रोहिंग्या मुस्लिम वाला इशू भी जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। एनआरसी वाला इशू भी आपको पता होगा, है ना। एनआरसी के साथ भी बहुत सारे बांग्लादेशी जो इंडिया में थे, नाउ दे आर नो डिक्लेयर्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स। तो बेचारों को ठिकाना नहीं है, बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए 1971 50 साल हो गया उनको इंडिया में आए हुए, है ना। तो इंडिया की सरकार भी उनको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है, क्योंकि आसाम के अंदर जो है एनआरसी हम लोगों ने लागू किया, सरकार कह रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी करेंगे। तो बांग्लादेशी जो हैं नाउ दे आर गोइंग टू बी होमलेस, जिसके लिए बहुत यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, ठीक है। और रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला इशू भी वहाँ पे साइड में चल ही रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर कुछ जो है मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करते हैं, जैसे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, ठीक है। इसका बेस बांग्लादेश के अंदर में है, बांग्लादेश के अंसर में है, जो इंडिया की फोर्सेस के ऊपर अटैक करता है। दिस इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, से इसको सपोर्ट मिलता है बेसिकली, ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, कुछ बांग्लादेश के अंदर अभी भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ काफ़ी क्लोज हैं, उनको आईएसआई से और पाकिस्तान की सरकार से काफ़ी सपोर्ट मिलता है फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ये कुछ इशू हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। उसके अलावा भैया आपको पता है कैटल, इलीगल कैटल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, बफेलो और काउस वगैरह का, वो भी यहाँ पे होता है ना। और स्मगलिंग वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वो सब यहाँ पे होता है। कंबोडिया से जो ड्रग आती है वो म्यांमार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए इंडिया में एंटर करती है ना। तो ये भी कुछ इशू हैं यहाँ पे। एनीवेज, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिलेशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खराब हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अच्छे रिलेशनशिप भी हैं। शेख हसीना भैया इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्टर है, ठीक है, क्योंकि जब इनकी फैमिली को मारा गया था बांग्लादेश के अंदर बाई पाकिस्तानीज, उस टाइम पे ये शेख हसीना जो है दिल्ली में ही थी। शी वॉज यंग, और यू कैन, बच्चे थे वो, उस इंडिया में ही पढ़ाई करती थी, तो इनको इंडिया ने ही सेव किया था। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, कभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट या शेख हसीना इज़ वेरी close to India and she is not orthodox, she is not fundamentalist, she is very secular, right? So जब भी शेख हसीना पावर में होती हैं तो इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इन्हें जैसे फादर ऑफ इंडिया गांधी जी को कहा जाता है, ऐसे इनको कहा जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। इंडिया ने अभी 2021 में जो है इनको गांधी पीस प्राइज 2020 दिया, 2021 में मिला, पर गांधी पीस प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। अच्छे रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, अभी फिलहाल चल रहे हैं, क्योंकि 2008 से जो है अभी तक शेख हसीना ही वहाँ पे हैं। मैत्री ट्रेन भी चलाई गई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो चलाई गई है सिलीगुड़ी के बीच में और ढाका के बीच में, ठीक है। एक हफ्ते में एक बार चलती है, बहुत शानदार ट्रेन है, फुल्ली एसी है, आपको कभी ट्रैवल करना हो तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। जो वहाँ पे जो मुस्लिम जो फंडामेंटलिस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, उनके अगेंस्ट में शेख हसीना ने एक्शन लिया है, उनको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे नागालैंड में देख लो आप, वहाँ पे जो मूवमेंट्स चलती हैं एंटी इंडिया मूवमेंट्स, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में एक्टिविटी करते हैं, हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, और उसके बाद या तो म्यांमार भाग जाते हैं या बांग्लादेश में भाग जाते हैं। तो म्यांमार और बांग्लादेश अभी इंडिया के काफ़ी क्लोज हैं, तो वो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ से जो है आप एक अच्छा रिलेशनशिप इंडिया के बीच में शुरू होता है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी है थ्रू लैंड, थ्रू रिवर, और ठीक है, और थ्रू बांग्लादेशी पोर्ट्स, इसके लिए भी बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि 1 लाख के लगभग इंडियन लोग इस टाइम पे बांग्लादेश में काम कर रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। 1 लाख के लगभग लोग। इंडिया और बांग्लादेश ने एक जो है जॉइंट
कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए इंडिया जो है एक थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहा है 100 मेगावाट का, जो इंडिया जो है, इंडिया के जो पावर ग्रिड है और बांग्लादेश के पावर ग्रिड के साथ जो है कनेक्ट करेंगे। तो इंडिया जो है बांग्लादेश को बिजली देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। उसके बदले में बांग्लादेश जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 100 गीगा पर सेकेंड का जो है इंटरनेट बैंडविथ देगा। देखिए अभी अभी 2 महीने पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, आई वॉज देयर इन कोहिमा, जहाँ पे मैं क्लासेस करने गया था। वहाँ पे इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाईफाई तो वहाँ पे है ही नहीं, और जो आपके मोबाइल का इंटरनेट है वो भी बहुत ख़राब चलता है। इसलिए वहाँ के बच्चे ना तो फेसबुक पे हैं, ना वो इंस्टाग्राम पे हैं, ना वो टेलीग्राम पे हैं, ना वो यूट्यूब देखते हैं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा पुअर है, और आपके पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है ना, ये आपकी प्रोग्रेस से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर दुनिया भर में सोसाइटीज उठा के देख लो, जहां जहां पे इंटरनेट एक्सेस है वही सोसाइटी जो है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है। तो इंटरनेट कनेक्शन सीधा सीधा जो है आपकी फाइनेंशियल और आपकी बैकवर्डनेस से रिलेटेड है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, वो अभी कंपेरेटिवली बैकवर्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट कनेक्टिविटी। दूसरे फैक्टर भी हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला फैक्टर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ अच्छे रिलेशन भी हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रिलेशनशिप आप है। उसके अलावा मोदी जी ने जो है बांग्लादेश में कुछ टाइम पहले गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे लगा था कि शायद फरक्का बैराज वाला इशू सोल्व हो जाएगा, तीस्ता वाला इशू सोल्व हो जाएगा, हालांकि वो हुआ नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट या दैट इज द थिंग, इंडिया और बांग्लादेश के बीच खट्टा मीठा रिलेशनशिप है, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है, कम खट्टा है, क्योंकि जब तक ये शेख हसीना जी रहेंगी तो मीठा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जब अपोजिशन पार्टी है, जो नेशनलिस्टिक पार्टी है वहाँ पे, उनकी जो खालिदा जिया जिनको बोलते हैं, ठीक है, अगर उनकी पार्टी जब आती है वहाँ पे पावर में, तब बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशनशिप थोड़े क्या काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, तो ये है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। कंक्लूडिंग रिमार्क में आपने आंसर में क्या लिखना चाहिए, आप ये लिखोगे कि इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस के बाद, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो विच वाज द सोल इकोनॉमिक सपोर्टर ऑफ द बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इंडिया ही जो है ट्रेड करता था। आज के टाइम पे भी जो है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। कब लगभग $9 बिलियन का ट्रेड होता है हमारे बीच में। हालांकि $8 बिलियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है और $1 बिलियन के लगभग बांग्लादेश इंपोर्ट करता है। ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, बट स्टिल इंडिया इज अ वेरी बिग पार्टनर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बांग्लादेश के से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया ने उनको ड्यूटी फ्री कर रखा है, मतलब 0% हम लोग उस पर ड्यूटी लेते हैं, टैक्स लेते हैं। ठीक है, चाइना ने भी ऐसे ही कर रखा है। चाइना ने तो 97% जो चीजें बांग्लादेश से जाती हैं चाइना में, दे आर ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं है, फ्री में लेके जाओ भैया वहां से। क्योंकि चाइना जो है वो बांग्लादेश की मार्केट के अंदर एक इमेज बनाना चाहता है, उनकी मार्केट को डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया के साथ। और बांग्लादेश के देखिए, आपको पता ही होगा कि रिसेंटली 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश ने पर कैपिटा इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ दिया, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ और अभी तक रिसेंटली, अभी तक बांग्लादेश वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री था। लेकिन शेख हसीना की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। तो 2-4 साल में जो है इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में देखो, जैसे आप एजुकेशन में देखो, जैसे आप अगर वीमेन एम्पावरमेंट में देखो, जैसे आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में देखो, बांग्लादेश परफॉर्म्स वे बेटर देन इंडिया ऑन द सोशल इंडिकेटर्स। हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, अगर सोशल इंडिकेटर्स में देखो, इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर, इवन वर्स देन पाकिस्तान। आप बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, आपका भी सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो दैट इज द रियलिटी। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इस पर एडिटोरियल भी किया था। ठीक है, तो बांग्लादेश जब एक अच्छा कंट्री, एक अमीर कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री बन के उभर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया के साथ इसके रिलेशनशिप और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं फॉर द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। एशियान का मेंबर अभी नहीं है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर भी अभी नहीं है बांग्लादेश, लेकिन फ्यूचर में बांग्लादेश का जब स्टेचर बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, तो वो भी यहाँ पे एक पार्टनर बनेगा, और उस टाइम पे इंडिया वुड बी द क्रूशियल प्लेयर, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में एज फॉर द परमानेंट मेंबर। अभी तो 5 ही हैं, बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दोनों कंट्री एक दूसरे को के ऊपर डिपेंड करती हैं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, मतलब आपसे मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ आपको दूंगा, तो
इमीडिएट नेबर तो है ही, उसके साथ चाहे आप फाइनेंशियली देख लो, चाहे आप इमिग्रेंट वाला इशू देख लो, चाहे आप सिक्योरिटी देख लो, पीसफुलनेस देख लो, दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और अभी तक तो रिलेशनशिप ठीक ही चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट या दैट इज ऑल फॉर दिस एडिटोरियल। अभी मैं इसको यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन हमेशा की तरह एक शानदार कोट आपके लिए छोड़ के जाता हूं, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, मतलब आधी जर्नी तो आपने जीत ली, लेकिन वो बिलीव फर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल वीडियो देखी और एकदम बोल दिया कि आई कैन डू दैट। नो, इट शुड कम फ्रॉम विद इन विद द फुल डिटर्मिनेशन। अगर आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो, आपको अपने पर विश्वास है, तो आधी जर्नी तो हो गई। अब बाकी आधी जर्नी करनी है, भैया के लिए आप हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। दैट इज ऑल फॉर द, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सक्सेस। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एबिलिटी। 60-70% तो लोग जो है वो बैटल ग्राउंड को छोड़ के भाग जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर कैपेसिटी। सो दैट शुड नॉट बी देयर। इट वॉज सेड बाय थियोडोर रूजवेल्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बहुत बहुत बड़े आदमी थे। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। अगर आपका वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दिया करो। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।